हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ चैनल में। आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सीएपीएम, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरा प्लीज है आपको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक एक करके समझते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई शेयर कोई कंपनी मार्केट में इशू करता है, जो इन्वेस्टर उस शेयर को खरीद लेता है, उस इन्वेस्टर के लिए ये बन जाता है कैपिटल एसेट। तो शेयर, व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट कैन बी एनी शेयर, डिवेंचर, शेयर्स विल इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल दीज आर कैपिटल। जो कुछ कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग होता है, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से जरिए जिस चीज का ट्रेडिंग होता है जिसको हम लोग कैपिटल एसेट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मतलब हम लोग उसको, इस मॉडल में हम लोग किस कैपिटल एसेट का क्या प्राइसिंग हो सकता है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ कैपिटल एसेट। ठीक है, मान के चलिए हम लोग कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो शेयर है, उस शेयर से हम लोग का, इन्वेस्टर लोगों का जो एक्सपेक्टेशन जुड़ा होगा, दैट इज गिवन बाय द डिनोमिनेशन केई। उसको हम लोग केई से डिनोट करते हैं। तो केई स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, केई का फॉर्मूला क्या, केई का मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया? केई स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये सीएपीएम बोल रहा है। सीएपीएम बोलता है कि ये की कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स? लेट अस अंडरस्टैंड। द आइडिया बिहाइंड द सीएपीएम इज दैट investors need to be compensated in two ways, one for time value of money and the other for risk। ठीक है, इन्वेस्टर्स हमेशा दो चीज के लिए अपना कंपनसेशन मांगता है। वो जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए वो दो चीज के लिए कंपनसेट होना चाहिए, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए और दूसरा रिस्क के लिए। आइए सरल भाषा में इस चीज को पहले हम लोग समझें। एक आदमी से जाकर के अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम रिलायंस कंपनी का शेयर में तुम इन्वेस्टमेंट करो, तो वो अपने दिमाग में क्या सोचेगा? वो ये दिमाग में अपना सोचेगा कि अगर जो पैसा मैं रिलायंस कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, वो पैसा अगर मैं रिलायंस कंपनी का शेयर में नहीं इन्वेस्ट करके अगर मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह खरीद देता हूँ, तो बिना कोई रिस्क का, बिना कोई टेंशन का हमको एक सर्टेन रिटर्न रिटर्न हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेट से हमको वो रिटर्न कितना मिलेगा? लेट से हमको वो रिटर्न मिलता है 10%। तो 10% बिकम्स द रिस्क फ्री रिटर्न। 10% को क्या बोलेंगे हम लोग? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का रिटर्न या फिक्स डिपॉजिट्स का रिटर्न, जहां पे कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट वहां पे प्रॉमिस कर रहा है, एक सॉवरेन गारंटी लोगों को देता है, देखो भैया चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुमको इतना अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो हर साल आपको 10-10 रुपया करके मिलता चला जाएगा। अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपया तो आपको गारंटीड आपको मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो आदमी, वो इन्वेस्टर इस बात का श्योरिटी उसको उसके दिमाग में है कि 10% तो हो गया, मेरा कहीं नहीं जा रहा है। तो अगर मैं एक रिस्की एसेट, कैपिटल एसेट हमेशा क्या होता है? एक रिस्की एसेट होता है। तो अगर मैं एक रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो इन दैट केस मुझे ये 10% जो मैं मुझे मिल सकता था, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन ये काफी है क्या? ये काफी नहीं है। वो रिस्क ले रहा है, तो वो एक कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। तो उस रिस्क के अगेंस्ट में भी वो चाहता होगा अपना कंपनसेशन। तो रिस्क के अगेंस्ट में कंपनसेशन चाहता है, इसलिए सेकेंड वाला पॉइंट हो गया कंपनसेशन अगेंस्ट रिस्क। तो कंपनसेशन दो किस्म का उसको चाहिए। One is against time value of money, and the second one is against the risk that he is undertaken, that he has undertaken by investing in a capital asset। अब यहाँ पे इन दोनों चीजों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिकम्स अ सम टोटल ऑफ टू थिंग्स, बेसिकली रिस्क फ्री रेट
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और सेकंड क्या हो गया उसका रिस्क प्रीमियम. नाउ व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा कंपनसेशन द इन्वेस्टर डिजायर फॉर टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्क. आइए इस ये जो बात रिस्क है इसको पहले हम लोग इसको समझते हैं. रिस्क क्या है? रिस्क इज द वॉलिटिलिटी इन द स्टॉक रिटर्न. जो स्टॉक का रिटर्न है उतार चढ़ाव लगातार होते रहता है, इसको हम लोग वॉलिटिलिटी बोलते हैं. ये वॉलिटिलिटी की वजह से इन्वेस्टर को लगता है, महसूस होता है कि उसका पैसा डूब सकता है. कभी उसको महसूस हो सकता है कि मेरा पैसा बहुत ज्यादा डूब जाएगा, अगर एसेट का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो मेरा पैसा जो है कंप्लीटली डूब जाएगा. तो उसका इस परसेप्शन को हम लोग कहते हैं रिस्क. तो ये जो रिस्क है इट इज डिनोटेड बाई वेरियंस. ये वेरियंस से डिनोटेड होता है, और आप लोग सब कुछ जानते हो स्टैटिस्टिक्स का टर्म्स है, टर्म है वेरियंस. Variance is the square of the standard deviation and it is calculated by the expected return from a stock. जो स्टॉक का जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में उसका जो रिटर्न्स को जनरेट कर रहा है, उस रिटर्न्स को का जो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वेरियंस आ जाएगा, और वो वेरियंस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? रिस्क. अब ये जो रिस्क है ये दो किस्म का होता है. वन इज कॉल्ड एज diversifiable risk and the other one is called as non diversifiable risk. समझते हैं इस बात को. हम अगर डिसाइड करते हैं एज एन इन्वेस्टर कि मैं अपना सारा पैसा रिलायंस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने के लिए मैं डिसाइड कर लिया. मान लीजिए मेरे को एक बहुत बड़ा रिस्क है. क्या रिस्क होगा? अगर कल होकर के रिलायंस का शेयर्स डूब गया तो मेरा सारा पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा. मेरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा किसमें इन्वेस्ट कर दिया? रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया. रिलायंस कंपनी के फर्म में हजारों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके मैनेजमेंट वीक हो सकता है. एग्जाम्पल दे रहे हैं, रियलिटी में क्या है हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, कि मान के चलिए कि एक्स वाई जेड किसी भी फर्म के स्टॉक में मैं अपना सारा पैसा लगा देता हूँ, तो उस एक्स वाई जेड जो भी फर्म में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका पैसा डूबने का खतरा बन जाता है अगर वो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है तो. लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर रिलायंस के साथ टाटा के साथ साथ इंफोसिस का और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का स्टॉक्स अगर मैं बाई करके रख लेता हूँ तो मुझे उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा मेरा पैसा डूबने का. क्यों? अगर रिलायंस का शेयर्स का वैल्यू घटा भी तो भी टाटा रहेगा मेरे को बचाने के लिए, तो भी मेरे को इंफोसिस रहेगा बचाने के लिए. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैं अपने रिस्क को टू सम एक्सटेंट डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ बाय होल्डिंग अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी. अब ये जो रिस्क है, जब मैं सारे पैसे को एक ही फर्म में इन्वेस्ट कर देता हूँ उस रिस्क को हम लोग कहते हैं, उस रिस्क को वी कॉल इट डाइवर्सिफिएबल रिस्क, दैट इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड दैट इज द फर्म स्पेसिफिक. जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क है जो फर्म के इंटरनल वीकनेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, फर्म का अंडर परफॉर्म करने के ऊपर डिपेंड करता है, उस रिस्क को हम लोग फर्म स्पेसिफिक रिस्क या फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क और या फिर डाइवर्सिफिएबल रिस्क का नाम हम लोग देते हैं. याद रखिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये फंडा है, बेसिक फंडा है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड. ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दुनिया सिर्फ उन व्यक्तियों का कदर करता है, सिर्फ उन व्यक्तियों को रिवॉर्ड देता है जो लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं. अब यही रिस्क को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया. डाइवर्सिफिएबल के बारे में मैंने आपको बताया. देखो, जब जो रिस्क को आप हटा सकते थे, डाइवर्सिफाई कर सकते थे, मतलब आप उसको कैंसिल ऑफ कर सकते थे, उस रिस्क को डाइवर्सिफाई ना करना और उस रिस्क को अपने पोर्टफोलियो में रहने देना, ये एक बहुत बड़ा गलती है. इस गलती के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दुनिया, एफएम का दुनिया आपको कोई कभी माफ नहीं करेगा, आपको कभी रिवॉर्ड इसके लिए नहीं देगा. तो एफएम का दुनिया आपको रिवॉर्ड देगा फॉर टेकिंग अ विच टाइप ऑफ रिस्क, द अनदर टाइप ऑफ रिस्क व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क. Non-diversifiable risk is also called as systematic risk. It is also known as the market specific risk.
तो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क का मतलब है कि जो ऐसे फैक्टर्स जो पूरे इकोनॉमी में फैले हुए, पूरे मार्केट में फैले हुए, वहां पे आप रिलायंस टाटा, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, चाहे जितना भी कंपनी का शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप सब में इन्वेस्ट कर देते हो, तब भी आपको कुछ रिस्क ऐसे रह जाएंगे जो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन। ये इन्फ्लेशन की वजह से क्या सिर्फ रिलायंस अफेक्टेड होगा? नहीं। इन्फ्लेशन की वजह से क्या टाटा अफेक्टेड होगा? नहीं। इन्फ्लेशन की वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमी क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा। इन फैक्टर्स को हम लोग चाह करके भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे बस में नहीं है। दीज डोंट वर्क अंडर आवर कंट्रोल। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क अगर कोई इन्वेस्टर लेता है तो एफएम का दुनिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दुनिया उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। तो ये जो रिवॉर्ड है, दैट रिवॉर्ड is nothing but the expectation of the investors, and that is actually denoted by the term A। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, इट इज असेस्ड बाय अ स्पेशल कोएफिशिएंट व्हिच इज कॉल्ड एज द बीटा कोएफिशिएंट। नाउ व्हाट इज दिस बीटा कोएफिशिएंट? तो बीटा कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो बीटा कोएफिशिएंट इट रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक्स रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। देखो, हर एक स्टॉक मार्केट के साथ सिमिलर बिहेव नहीं करता। कोई कोई स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो बिहेव करता है, बहुत जल्दी उसमें छलांग आता है, बहुत ज्यादा उसमें छलांग, तो उसमें बीटा वैल्यू हाई माना जाता है, हाई बीटा स्टॉक बोला जाता है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जिसका बीटा जो है, जिसका बीटा लो है, उसका मतलब है कि वो मार्केट के साथ उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। जैसे अगर किसी बीटा वैल्यू अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का है 0.20, तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर 10% पॉइंट से बढ़ा तो वो सिर्फ 2% पॉइंट से वो क्या करेगा, परसेंटेज पॉइंट से उसका स्टॉक का जो रिटर्न है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, whatever be the case। So in that case, beta is it refers to the sensitivity of the stock return with respect to market। बीटा इज बीटा आप बोल सकते हो, अगर फॉर्मूला, अगर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला मेरे से आप जानना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ आर आई कॉमा आर एम होल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आर। इसका मतलब कोवेरिएंस हम लोगों को निकालना होगा स्टॉक का रिटर्न के साथ। ये कैपिटल एसेट है आर आई, आर आई इज द रिटर्न ऑफ द स्टॉक और आर एम इज द रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट, रिटर्न ऑफ द मार्केट। अब पूरा चीज को अगर हम लोग जो भी सीखे हैं इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से डिस्कस करते हैं तो के बिकम्स इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ क्या है? आर एफ इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आर एम क्या है? आर एम इज द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो। और के क्या है? के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और बीटा मैंने अभी अभी आपको बताया इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक्स रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो ये जो आप आर एफ देख रहे हो, इस आर एफ को हम लोग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बोले, और ये जो आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा है, दिस इज नथिंग बट द रिस्क फ्री। इसी को रिस्क प्रीमियम बोला जाता है, यानी कि इट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न दैट यू गेट फॉर टेकिंग अ एक्स्ट्रा रिस्क। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। एक्स एक्सिस पे मैंने रिस्क को डिनोट किया, दैट इज बीटा। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे वैसे आप देखिए जो रिटर्न ऑफ द स्टॉक है वो एसएमएल से दिया रहता है। एसएमएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ये एक लीनियर रिलेशनशिप आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आपके साथ ज्यादा रिस्क बढ़ा आपका, वैसे वैसे आपका जो रिवॉर्ड है दैट इज के वो ऊपर जाता देखो। के इज इक्वल टू क्या हो गया, जैसे मैंने फॉर्मूला ऊपर में बोला था आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। आप यहाँ पे देख सकते हो के वाला जो लाइन है उसके साथ ये जो आर एफ, अच्छा यहाँ से यहाँ तक आर एफ, आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का साथ आप देखो रिस्क का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जीरो अगर रिस्क रहे या ना रहे, ठीक है, कुछ ऐसे मार्केट में कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एग्जिस्ट करता है।
तो दैट इज वाई रिस्क के होने या ना होने से ये रिटर्न आपका अफेक्टेड नहीं होगा। एक इन्वेस्टर इतना कम से कम डिजायर करेगा ही करेगा। इसीलिए ये जो लाइन है रिस्क, ये जो केई वाला लाइन है वो एसएमएल वाला लाइन है, वो आरएफ के ऊपर से जा रहा है। आरएफ तक यहाँ से यहाँ तक आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, वहां पे तो कोई भी असर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है रिस्क के। तो ये जो आप डिफरेंस देखिए एसएमएल वाला लाइन के साथ आपका रिस्क फ्री वाला जो लाइन है उसके बीच का जो गैप है इट इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है दोस्तों? रिस्क प्रीमियम जैसे मैंने आपको बोला इट इज आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब यहाँ पे जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए ये पूरे चीजों को डिस्कशन करता हूँ। मान के चलिए मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10% और मान के चलिए आर एम का वैल्यू है 15%, ठीक है, और बीटा का वैल्यू है बीटा इज इक्वल टू 0.8। तो इन दैट केस हम लोग का जो केई का वैल्यू होगा वो क्या होगा? आर एफ, ये हो गया आर एफ एज पर सीएपीए मॉडल, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इसको सॉल्व करेंगे, आर एफ का वैल्यू 10, आर एफ का वैल्यू 15, आर एफ का वैल्यू 10, 15 माइनस 10 इंटू बीटा वैल्यू 0.8, 10 प्लस 5 इंटू 0.8 दैट इज ये 4 आएगा, 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14%। तो आपका जो केई का वैल्यू हो गया, अब देखो तो उसका वैल्यू 14% है। 14% मतलब यहाँ पे 10%, 14% को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें दो पार्ट में, तो एक तरफ 10% आ रहा है, एक तरफ 4%। तो ये जो 10% है वो कंपनसेशन अगेंस्ट, आप बोल सकते हो कंपनसेशन अगेंस्ट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और जो 4% जो एक्स्ट्रा हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये 4%, दिस इज द कंपनसेशन फॉर द extra risk that is taken for taking up the non-diversifiable, that is for the taking up the extra risk which is in the form of non-diversifiable risk। अब यहाँ पे इस मॉडल का क्या क्या नुकसान है, इस मॉडल का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, आइए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इस मॉडल के दो डिसएडवांटेजेस, वन इज दैट एस्टिमेशन ऑफ बीटा इज अनरियलिस्टिक, ठीक है, बीटा को कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है? कोवेरिएंस ऑफ आर आई आर एम होल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ आर एम। तो आपको यहाँ पे एक कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा स्टॉक के रिटर्न के साथ मार्केट रिटर्न का, और विच इज बेस्ड अपॉन फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर डेटा के साथ एग्जैक्ट इक्वल होगा ऐसा कोई बात नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत समय स्टॉक का मार्केट के साथ जो उतार चढ़ाव होता है स्टॉक के रिटर्न का वो चेंज होता है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। तो देयरफॉर बीटा कोएफिशिएंट का वैल्यू को निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट और अनरियलिस्टिक हो जाता है। और सेकेंडली मार्केट इम्परफेक्शंस होता है। मार्केट इम्परफेक्शंस क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में परफेक्ट नॉलेज ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स लोग क्या कर सकते हैं, वो गलत डिसीजन ले सकते हैं और वो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीएपीएम में कि बिटवीन द मार्केट रिटर्न, बिटवीन द रिस्क एंड द रिवॉर्ड, वो जो लीनियर रिलेशनशिप है ये गड़बड़ हो सकता है। ये लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा if there are various market imperfections due to imperfect knowledge of various investors in the market। Having said that, आज का वीडियो मैं इतना ही छोड़ूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।